हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इसमें हम करेंगे क्लास 12 के जो सब्जेक्ट आज हिंदी का हुआ है उस पूरे पेपर का रिव्यू, और हमने जो बताया वो कितने परसेंट आया और बच्चों का क्या रिस्पांस रहा वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। खास करके सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो चीज मैंने आपको दी थी, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपने जो करने थे। कुछ बच्चे सिर्फ सैंपल पेपर जो मैंने आज से 2 महीने पहले अपलोड किया था सिर्फ उन्होंने वही देखा है, वो उन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया था, सब्सक्राइब नहीं किया था, जिस वजह से उन्होंने हमारी जो अदर मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस थी टॉपिक वाइज वो उन्होंने नहीं देखी। ठीक है, खाली सैंपल पेपर के आधार पर ही उन्होंने अपना रिव्यू दिया है कि सर सैंपल पेपर से तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, सैंपल पेपर इसलिए दिया था ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपका नया पैटर्न पेपर होने वाला है वो किस बेस पर होने वाला है। अब उसके बाद ले चलता हूं आपको उन क्वेश्चंस पर जो आपको प्रिपेयर करके जाने थे, और जिसमें से आपका लगभग 80% पेपर का जो आंसर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जो जो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, ले चलता हूं सीधा आपको स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए थे उसको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मैंने क्वेश्चंस और जो एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। अब आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बताया वो आया या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 के कंटिन्यू बच्चे क्लास 12 वालों की कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जो सर ने बताया वो आया या नहीं आया। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कितने परसेंट आया है, कितने परसेंट नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे प्लेलिस्ट पूरी। ठीक है, क्लास 12 के लिए यहाँ पे अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिसमें सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 12 टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या दिख रहा है, हिंदी। ठीक है, हिंदी देख रहे हैं। अब आज का पेपर जो हिंदी था, अब इसके बाद प्लेलिस्ट में टॉप में मैं जो अदर सब्जेक्ट है नेक्स्ट पेपर है वो मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखो हिंदी के मैंने कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। निबंध दिया है, उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, काव्यखंड, गद्यखंड, वितान। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं आपका संस्कृत प्रबोधनी जो है, और आपका उसके बाद संस्कृत व्याकरण। ठीक है, लगभग 7 वीडियो मैंने आपको दी थी, और इन्हीं 7 वीडियो में से 100% जो मैंने दिया था वो आपके पेपर में आया है। 100% क्वेश्चंस। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके ऊपर नीचे में, बाकी सारे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके इसी में से देखने को मिले। और बाकी और कोई चैनल आपको पीडीएफ इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेगा। मैंने आपको ये पीडीएफ भी सारी प्रोवाइड करा दी थी इसमें टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो निबंध हो गया, आपका अभिव्यक्ति और माध्यम हो गया, ये फीचर और लेखन, ये मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी यूट्यूब पर, क्योंकि ये बोर्ड कहीं से भी उठा करके कोई भी टॉपिक दे देता है, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको इसकी एक पीडीएफ दे दी थी कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है कि इसमें से पॉसिबल हो आ जाए। तो एक ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पर नहीं अपलोड किया है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। फिर आपका काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, संस्कृत विनोदिनी जो आपकी है, फिर उसके बाद जो आपके संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चन है, तो ये मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी थी। तो जिन बच्चों ने इससे तैयारी की है तो उनका 100% पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, आपने ये देख लिया कि प्लेलिस्ट आपकी यहाँ बनी हुई है। अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, देखो मैं पहली प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ, उसके बाद फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर से। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहला देखो जो आता है अनसीन पैसेज आता है। आपटित गद्यांश, तो वो आप क्लास 10 वालों को पता है कि आपटित गद्यांश में क्या और कितना आता है, उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध आप देख रहे हैं 4 निबंध आ रखे हैं यहाँ पे। तो 4 में से देखो मैंने आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 निबंध ही दिए थे क्लास 12 वालों को। तो उसमें आप ये वाला देखो, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम। ठीक है, अगर आप जब आप इसको ओपन करेंगे, हमारी पहली ही वीडियो जो थी निबंध टॉपिक पर थी। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बताया वो आया या नहीं आया। अभी ये आपकी मैंने पहले ही इसको आप देख लीजिए, 9 दिन पहले, 9 दिन पहले, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, लगभग 17, 1300, 1400, 1700, 1400 बच्चों ने इसको वॉच कर रखा है। अब हम पहली ही वीडियो को ओपन करते हैं। अभी आपने देख लिया कि कौन कौन सा टॉपिक। और एक चीज और कि मैंने अभी आपको कल भी बताया था कि मैंने अपने चैनल से लगभग 1 महीने के लिए ऐड हटा दिए। ठीक है, कि कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐड शो नहीं होगी। इससे पहले जब आप एग्जाम से पहले देख रहे थे तो कंटिन्यू हमारे हर एक वीडियो पे 1 से 2 ऐड देखने को मिल रही थी। ठीक है, वो ऐड भी हटाने का ये कारण है कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो एग्जाम टाइम पे। तो ये आपकी मैंने पहली वीडियो ओपन की है, और पहली वीडियो में जो आपका पहला निबंध है वो है बढ़ती जनसंख्या की समस्या। ये सीधा सीधा आपका 8 नंबर का आया, और मैंने आपको 100% कहा था कि इन्हीं में से निबंध देखने को मिलेगा। अब आप लोग मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये पहला जो क्वेश्चन और पहला ही टॉपिक है। ठीक है, अभी तो हम बाकी ए टू जेड मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका पहला है, पहली वीडियो है कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण निबंध बोर्ड पेपर और बढ़ती जनसंख्या की समस्या। और ये अब आप पेपर देख लीजिए इधर, ये आपका पेपर है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए खान नंबर, और किसी एक टॉपिक पर लिखना था 4 में से एक पर, तो 4 नंबर में खान नंबर वाला जो हमारा हमने 4 निबंध दिए, 4 में से पहला निबंध आपका ये है। ठीक है, तो ये अब मैं इसमें निबंध में अब आगे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका पहला निबंध 8 नंबर का कंफर्म हो गया। ठीक है, पूरा प्रूफ के साथ दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं खाली उन्होंने सैंपल पेपर देखा है और कह रहे हैं कि सर जो आपने बताया कुछ भी नहीं आया।
ठीक है, अब आप खुद लोग मुझे पेपर मैं पूरा आपका रिव्यू कर रहा हूँ और A to Z वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप वीडियो भी जाकर के पूरा देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अब देखो A to Z ये आपका पहला होगा, उसके बाद फिर आता है महत्वपूर्ण निबंध, के बाद आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे चैनल में दूसरी चीज जो आपकी है, ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ और एक एक टॉपिक को हम पूरा मैं आपको पेपर पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा, और ताकि आप लोग टेंशन फ्री हो जाएं आगे पेपर्स के लिए। अगला है, देखो पहली वीडियो हमने देख ली है निबंध वाली। ठीक है, पहली वीडियो आपने ये देखी निबंध। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में देखो 5 क्वेश्चन थे, 5 में से 2 क्वेश्चन आपके इसमें से देखने को मिले हैं। ठीक है, और 5 नंबर यानी 5 में से 2 नंबर आपके यहाँ से आए हैं। तो इसमें देखो कि जो 3 क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे आए हैं कि वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पहले आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसका आंसर भी मैं आपको सीधे सीधे यहाँ भी बता दूंगा। देखो पहला जो प्रश्न है इसमें, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? तो इस ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपकी बुक्स वगैरह में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ में दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा निबंध लेखन वाली, ये पहले हमारी निबंध लेखन है। ठीक है, इसमें आपने देख लिया बढ़ती जनसंख्या की समस्या, ये मैंने सारी पीडीएफ खोल रखी ताकि आपको विद प्रूफ में एक एक चीज पूरी एक्सप्लेन कर सकूं। दूसरा हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति में माध्यम में आपने ये देखा कि कौन सा माध्यम श्रव्य का वो है माध्यम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें से कौन सा एक श्रव्य माध्यम है। तो इसका आंसर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखो श्रव्य दृश्य संचार माध्यम आपको बताना है। और इसमें एक चीज मैंने इसमें देखी नहीं, तो उसको मैं आपको फटाफट देखता हूँ किस जगह पर है। ठीक है, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि ये एक टॉपिक मैंने नहीं देखा इसमें। तो इसका आंसर आप जो स्क्रीन पर देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेडियो। ठीक है, रेडियो वाले में देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि श्रव्य माध्यम है। ठीक है, रेडियो कैसा माध्यम है? एक श्रव्य माध्यम है। ऑप्शन में आपको पेपर पर लेकर चलता हूँ। पेपर में आपके जो ऑप्शन आ रखे हैं, क्योंकि एक एक चीज को हम पूरा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे है कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है। समाचार दे रखा है, टेलीविजन दे रखा है, रेडियो। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रेडियो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको दे रखे उससे तैयारी की है, तो उनका जो मार्क्स हैं वो 100% आएंगे ही आएंगे। देखो कुछ भी बाहर से नहीं आया। अगला है पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो पीत पत्रकारिता ये एक टॉपिक नहीं इसमें से है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सनसनीखेज उत्तेजक समाचार। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस है आपका। वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर जर्मनी या रूस दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बट जो 90% है वो जर्मनी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और एक एक चीज आपको पूरी डिफाइन करूंगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपका टॉपिक था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संपादकीय। ठीक है, और इस एक टॉपिक को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो संपादकीय क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकों को समाचार पत्र को की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के माध्यम से संचार पत्र किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपादकीय। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें जो आपका सेकंड टॉपिक था वो भी आई होप यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जितना बताया है उसी में से आपका पूरा पेपर देखने को मिला है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपादकीय। तो 5 में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से भी पूरे कवर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ले चलता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ अब बिल्कुल स्क्रीन में, ताकि हम एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन देख सके। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ और बाकी जो हमारी पीडीएफ वगैरह है उसको हम ले चलते हैं दूसरी साइड में। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया और एक एक पॉइंट को मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप पूरा अच्छे से समझ जाएं कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आई है या नहीं आई है। क्योंकि खाली सैंपल पेपर बच्चों देने का मेन जो मेरा कारण था वो ये था कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाए। बट सबसे ज्यादा जो वॉच हुई है वो सैंपल पेपर हुआ है कि बच्चों को लगा कि यही पूरा पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों की गलती है। तो वहां पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि सेम टू सेम पेपर आएगा, बट मैंने आपको अदरवाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो ये आपने देख लिया। दूसरा नंबर आपने ये देख लिया। ठीक है, निबंध मैंने आपको दिखा दिया, बढ़ती जनसंख्या, ये आपका एक आ गया। फिर तीसरे नंबर पे आपके 5 क्वेश्चन आए थे, 5 में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें से आए हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। फिर उसके बाद तीसरा जो आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, इसकी मैंने आपको वीडियो नहीं दी है। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं, प्लेलिस्ट में मैंने आपको पहले दिखा दिया कि आलेख और जो आपका रिपोर्ट और आलेख है, इस पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं है क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके एग्जाम बोर्ड एग्जाम आपको दे देता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वीडियो नहीं मिलेगी। तो उसके बाद जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक मैंने आपको दिया था वो था काव्य खंड।
ठीक है। अब काव्यखंड वाले में देखो जो आपका ये प्रश्न है, ये इस टॉपिक पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी एक पोयम दी जाएगी, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको नहीं कराया है और ना ही इसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी जब आप इसमें जाएंगे। बट पूरा मैंने आपको टॉपिक दे रखा है काव्यखंड। काव्यखंड के जो प्रश्न उत्तर आते हैं उस पर मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो आए हैं या नहीं आए आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो काव्यखंड वाले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें वीडियो, और वीडियो कह रहा हूँ टॉपिक सारे। अब इसमें देखो काव्यखंड वाले पर लेकर चलते हैं। पहला जो इसमें प्रश्न है वो है आपका, कैमरे में बंद अपाइज कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपकी कविता से है और इसमें देखो अब एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाना है कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर मेरे हाथ में और एक एक क्वेश्चन को मैंने पूरा अच्छे से देख लिया है और पूरी पीडीएफ मैंने मैच की है कि आए हैं या नहीं आए वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, कैमरे में बंद अपाइज कविता का केंद्रीय भाव। इसको मैं दिखाता हूँ, ये है आपका पेज नंबर 13। ठीक है, और अब ध्यान से देखना है कि सेम टू सेम क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा करके आया हो, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों और अच्छे से, और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि और किसी की बातों में जाना नहीं है कि आया या नहीं आया। ठीक है, ये आप खुद देखिए। प्रश्न है आपका, कैमरे में बंद अपाइज कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पूरा सेम वही क्वेश्चन है। कैमरे में बंद अपाइज शीर्षक कविता ऐसे व्यक्ति को संकेत करती है जो अपाइज के दुख दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है, इस तथ्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, बादलों के आगमन पर। ठीक है, नेक्स्ट जो आप प्रश्न इधर देखेंगे, बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का बादल राग कविता के आधार पर क्या बताइए, कविता के आधार पर इसमें कुछ आधार पर कीजिए। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन वो है, गड़बड़ है, बट फिर भी इसका आप देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पर। ठीक है, और क्योंकि ये पेपर पूरा, अब आपको ये भी सोचो जरा कि इस एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये आप देखो यहाँ पे प्रश्न है आपका, ये देखो अब सेम टू सेम क्वेश्चन है, खा नंबर 7 में का खा देखो, और इसमें आपको कितने करने थे, 2 प्रश्न करने थे। ठीक है, कितने प्रश्न करने थे, 2 प्रश्न करने थे, और आप खुद देखेंगे कि 2 में से कितने प्रश्न, 3 प्रश्न थे, तीनों के तीनों ही यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो खा नंबर है आपका कि बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। तो इधर आप देखेंगे कि ये बादलों के आगमन पर प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। ये आप जब उसमें हमारे डायरेक्ट यहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। यहाँ पर आप टॉपिक देखेंगे, ये आपका काव्यखंड वाला। ठीक है, तीसरी वीडियो हमारी, और इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अगर आप इसमें जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि जो हमने बताया वो आया या नहीं आया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, और एक एक टॉपिक देखो पूरा क्लियर कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो खाली सैंपल पेपर देख करके गए हैं उनको थोड़ा डाउट रह गया है कि सर ने आपने जो बताया वो एग्जाम में हमको देखने को नहीं मिला है। तो बस उसी के लिए ये पूरी वीडियो रिव्यू पेपर बना रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। अगला जो प्रश्न है देखो, 3 में से 2 करने थे, तो दोनों के दोनों प्रश्न आ गए। तीसरा प्रश्न भी मैं आपको दिखाता हूं, जो छोटे गा नंबर है इसमें, छोटे चौकीने खेत की तुलना कागज के पन्ने से क्यों की गई है, संबंधित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको इसका आंसर मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये आप प्रश्न देख रहे हैं, देखो छोटे चौकीने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ है, या छोटा मेरा शीर्षक कविता में कवि कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत क्यों मान रहा है। अब ये बताओ कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। ठीक है, ऊपर जो कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था वो कहीं से भी आ जाती है और उसके आंसर आपको वहीं मिल जाते हैं उसके अंदर ही, तो इसलिए उस टॉपिक पर वीडियो ने, बट जो काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर वीडियो बनाई, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। फिर अगला आपका वही क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, ये आपको पूरा गद्यांश मिला हुआ। ठीक है, इसमें से जो इस पर भी मैंने वीडियो ने बनाई इसलिए क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ऊपर गद्यांश के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं सारे के सारे। तो इसमें आपको 2 गद्यांश मिलते हैं, 2 में से कोई एक करना है। तो ये आपका पहला वाला जो गद्यांश है, इसके प्रश्न उत्तर भी जो मैंने आपको गद्यांश वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं उसमें सारे ये क्वेश्चन के आंसर है, बट जो आप ये प्रश्न देखेंगे इनके सारे आंसर इसी गद्यांश में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप मान के चलो कि पूरा का पूरा आया। अगला प्रश्न पर चलते हैं, ये आपके देखो 2 हैं, 2 में से एक करना था, ऊपर वाला आपने कर लिया। फिर आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, बाजार किसी, आप यहाँ पे देखो टोटल 2 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो ये भी आप देखेंगे सारे के सारे आपको जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसी में से सारे के सारे आए हैं। अब नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ, अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा इसको कट कर देता हूँ, व्यक्ति हो गया, काव्यखंड हो गया, नेक्स्ट आपका गद्यखंड। ठीक है, गद्यखंड वाला देखो इसमें पहला है कि बाजार किसी का लिंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, वह केवल उसकी क्रय शक्ति को देखता है। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं। तो इसको अब आप ध्यान से देखो कि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है या नहीं आया।
ठीक है, क्योंकि मेन है, अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आया या नहीं आया। ये देखो सिंपल सा इसका आंसर, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है आपको बोर्ड ने, कि बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है, और इसका आंसर आप देख लो, यहाँ पे पूरा इसका आंसर दे रखा है कि बाजारवाद ने व्यक्तिगत संबंधों को समाप्त कर दिया है, अब केवल ग्राहक और बेचने वाले के ही संबंध रह गए हैं, अर्थात कपट बढ़ता है, आपस का सद्भाव बढ़ता है, आपस में भाई और भाई पड़ोसी की तरह रह ही नहीं गए हैं, ऐसे में कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखो, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। तो ये प्रश्न बच्चों इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है, पहला प्रश्न है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये प्रश्न नहीं है, सिर्फ अभी तक एक प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं, और एक प्रश्न पहला है जो मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न मैंने इस पीडीएफ में नहीं रखा है। ठीक है, तो देखो 3 में से 2 करने थे, तो 2 के 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका पेपर पूरा खराब कर रहा हूँ, 3 में से 2 करने थे। दूसरा प्रश्न जो आपका तीसरा नंबर है, गा नंबर, सीरीज के फूल पाठ में लेखक ने संघर्षपूर्ण जीवन में व्यक्ति को अविचलित रहने की सीख दी है, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। पहला वाला मैंने आपको दिखा दिया, अब तीसरा वाला मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इससे पहले आपका, सॉरी, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। तो इससे ये जो आपको प्रश्न मिलेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ 8 नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे, ये वो प्रश्न रहा जिसका आंसर भी जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे कमेंट करें कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं, खाली आप सैंपल पेपर देख करके आप पूरा वो कर दे रहे हो चैनल पर कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं देखने को। ठीक है, तो आप ये इसलिए पूरा ये पेपर रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कम से कम ये एक एक पीडीएफ बनाने में आपको पता है कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है, और उसके बाद अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख करके जाए तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये प्रश्न देख रहे हैं, तीसरा वाला, सीरीज के फूल पाठ में लेखक ने संघर्षपूर्ण जीवन में व्यक्ति का अविचलित रहने की सीख दी है, इसको, इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है सेम, कि सीरीज पाठ में लेखक ने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जिजीविषा को प्रेरक संदेश दिया है, पठित पाठ के आधार पर उक्त विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब ये देखो 3 प्रश्न घुमा फिरा करके देना चाहता है, सीरीज के फूल के माध्यम से लेखक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहता है। अब बताओ ये सेम टू सेम क्वेश्चन है या नहीं, यानी यहाँ पर भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं अगर आप हमारे इस पीडीएफ को देख करके, इस वीडियो को देख करके गए हैं, यानी हमारा अभी तक सिर्फ कोई, मतलब अब तक ये समझ लो कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बताया वो आया ना हो। प्रश्न नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं, और 9 के 9 जितने हमने देखे हैं सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको वीडियो दी है उसमें है। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं अभी तक। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, इसमें आपको यहाँ पर भी आपको 3 में से कोई 2, सॉरी 4 में से आपको 3 प्रश्न करने थे, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सारे के सारे आ रखे थे। पहला इसमें, वर्तमान पारिवारिक जीवन के संदर्भ में सिल्वर वेडिंग कहानी एक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये जो आपका है, ये आपका नेक्स्ट जो आपकी वीडियो थी वितान, ठीक है, जो नेक्स्ट आपकी दूसरी बुक है वितान, ठीक है, उससे संबंधित है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये इसमें पहला जो है आपका 6 छठे का पहले आंसर है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। ये देखो, जब इसमें आपको पूछा है कि इस कथन से आप कहां तक सहमत है, ये इसको, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बना करके लिखना था अगर आप स्टोरी पढ़ करके गए हैं। तो इसका सिंपल, आपने ये एक पहले क्वेश्चन को ही अगर आप पढ़ के जाते कि यशोधर बाबू तेजी से बदलते समाज के अनुरूप अपने को नहीं ढाल सके, इसके आप अगर आप ये 2 प्रश्न स्टार्टिंग के जिन्होंने बच्चों ने पढ़ लिए थे तो वो इजिली इस क्वेश्चन का आंसर बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी स्टोरी का जो सारांश है वो इन दोनों प्रश्नों में निकल करके आ जाता है। तो अगर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा करके दिया, बट इसको आपने अपने शब्दों में लिखना था, सिर्फ आपने ये 2 प्रश्न पढ़ के इसका पूरा कंक्लूजन लिख देना था। तो ये प्रश्न भी आपका यही है। नेक्स्ट आपका, जूझ कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रश्न मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि ये प्रश्न आपका मैंने इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में नहीं है, यानी हमारे 2 प्रश्न हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपके नहीं है, बट आपका ये क्वेश्चन छोटा नहीं, क्योंकि 4 में से आपको कितने प्रश्न, 3 प्रश्न करने हैं। तो 3 में से देखो पहला आपने देख लिया, गा नंबर पर लेकर के चलता हूँ। गा नंबर है आपका, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न किंतु आडंबर विहीन थी, उक्त तथ्य की समीक्षा पठित पाठ के आधार पर कीजिए। अब ये वाला प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी जो वितान वाली वीडियो थी उसमें था ये, तो इस पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। और देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, गिने चुने आपको यहाँ 9 पेज में, तो ये आपका वो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, और ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में ही है। ठीक है, चाहे तो आप अभी चैनल के जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट दिखाई, वहां पे आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक वीडियो देखी और एक वीडियो के भरोसे पूरा पेपर देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम टॉप बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीज।
तो इसलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज सब बताया था। देखो आपको पहले महत्वपूर्ण निबंध की वीडियो दिखाई, उसमें आपको देखने को मिल गया सारे प्रश्न, हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम ये सारे प्रश्न आए, हिंदी काव्य खंड के सारे प्रश्न आए, गद्य खंड के सारे प्रश्न आए। अब ये वितान वाले प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वितान वाले में अब आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ अगले प्रश्न। देखो मेन है कि आपको जितना दे रहा हूं अगर आप उतना पढ़ रहे हैं तो अब टेंशन फ्री होकर के रहो कि जो बता रहा हूं वो आएगा ही आएगा। तो अभी हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो ये वाला प्रश्न आपका उत्तर इसका पूरा दे रखा है यहाँ पे, ये आपने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख लो, सबसे पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न ही आपका यहाँ पर यह है कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि जो आपका प्रश्न नंबर 10 है इसके भी सारे प्रश्न के आंसर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में है या नहीं है। कोई बात नहीं, अगले उसमें ले चलते हैं। यहाँ पे फिर आपका आगे दे रखा है कि जूझ कहानी का सार संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको थोड़ा बड़ा चा करके लिखना था। तो जूझ कहानी यही जो आप अभी सामने सॉरी जूझ कहानी मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये आपकी जूझ कहानी है, सामने नीचे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार प्रकट करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है या नहीं। बट यहाँ पे आपको लॉन्ग में लिखना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करते हैं, सिंपल, ये आपको दो प्रश्न दिख रहे हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों को जोड़ करके आपने इस पूरे का आंसर लिखना था। तो ये प्रश्न भी आपका इसमें है। फिर आपका जो अगला है अथवा वाला प्रश्न, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः कृषि प्रधान सभ्यता थी, पठित पाठ के आधार पर इस कथन का स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल ले चलता हूं आपको इसको सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो ये आप देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित न होकर समाज पोषित है, इस कथन की या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता की। अब यहाँ पे देखो दो प्रश्नों को सिंपल आपने, पहला ये आपने देख लिया कि सिंधु सभ्यता साधन संबंधी थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। लॉन्ग में लिखना था, लॉन्ग में आपको यहाँ पर भी दो प्रश्नों के आंसर सेम जोड़ करके लिखने थे और किस तरह से वहां पर कृषि प्रधान थी ये आप इजिली इसमें बना करके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था, वस्तुकला नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदु भाड़, उन पर चित्रित मनुष्य, यानी ए टू जेड आपका यहाँ से ये देखने को क्वेश्चन मिला है। अब उसके बाद चलते हैं आपके संस्कृत वाले पोर्शन पर, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने पीडीएफ के रूप में भी दे दिए थे, जो कि और कोई चैनल नहीं करता आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके एग्जाम खराब हो, आपका टाइम वेस्ट हो। अगला जो आपका संस्कृत वाला पोर्शन है, संस्कृत वाले पोर्शन में भी अगर आपको लेकर के चलता हूं तो पहला आपका आ जाता है अपठित गद्यांश, ठीक है। तो इसके देखो, जब आप इसके क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको नहीं दिया, इसलिए नहीं दिए क्योंकि इनके क्वेश्चन के आंसर भी जो आपको पहला हिंदी में अपठित गद्यांश मिलता है, सेम प्रश्न आपको उसके उत्तर वहीं से मिल जाते हैं। इसलिए इसके जो प्रश्न है, उभो सहोदरो पुत्र निवसति स्म, पहला प्रश्न आपने देखा, इसका आंसर देखो यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न के उत्तर भी इस टॉपिक के नहीं दिए, क्योंकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप 100% मान के चलो कि ये भी आपका पूरा उसी में से आंसर मिल जाएगा। ऐसे फिर आपका ये अधोलिखित, यहाँ पे आपको 3 प्रश्नों के करने हैं, ये भी आपका क्या है, श्लोक वाला है, तो श्लोक इसमें भी सारे आपके आंसर इसमें ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये यहाँ पे आपको कितने करने हैं, 4 प्रश्न करने थे, 4 प्रश्न। अब यहाँ पे इस चारों प्रश्न देखना, इसमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं और 4 प्रश्न आपको पूरे में आपको दिखाऊंगा ए टू जेड। तो ये आपका संस्कृत वाला पोर्शन है, ठीक है। अब ये संस्कृत वाले पोर्शन में मैं आपको लेकर के आ गया और यहाँ पे एक एक चीज के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जो मैंने आपको बताया वो एग्जाम में आया या नहीं आया, और बताया मतलब आया तो कितने % आया। अब आप लोग खुद अपना खुद आइडिया लगाएंगे, ठीक है इसमें, क्योंकि खाली सैंपल पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरे साल भर तुम कुछ पढ़ो मत और लास्ट में खाली एक पेपर देख लो, और वो भी तो आप क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। तो पहला प्रश्न आपका, लघुकाय मंडूका किम आरब्धवान। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो पहला प्रश्न ही आपका ये सेम टू सेम देखने को मिला है, ठीक है। लघुकाय मंडूका किम आरब्धवान, और इसका आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। देखो, लघुकाय मंडूका मंदम मंदम स्तंभ से आरोहणम आरब्धवान, ठीक है, मिल गया पहले क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको कितने करने हैं, टोटल 3 या 4 करने हैं, 4 करने हैं। और कितने दे रखे आपको, 6 दे रखे, 6 में से 4 आपको करने हैं, पहले का आंसर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो नहीं है, बट आपके 4 अदर जो मैंने आपको दे रखे थे इस इंपॉर्टेंट लिस्ट में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरा है चोराबारी सरोवरा कुत्र स्थितः, तो इसका आंसर में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और ना इसको इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको 4 करने हैं, वो चारों के चारों मैं प्रश्न आपको इस पीडीएफ में दिखाऊंगा। अगला है मंच संचालन का करिष्यति, ठीक है। इस पर आपको इसके आंसर पर लेकर के चलता हूं, तो इसका आपका दूसरे पेज पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मंच संचालन का करिष्यति, तो यहां पे आप देखेंगे मंच संचालन, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक शब्द और सामने जोड़ दिया है, वार्षिकोत्सव मंच संचालनम का करिष्यति, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ से देख सकते हैं। अब ये बताओ, दूसरा प्रश्न हो गया जो आपके इसमें आ रखा है,
ठीक है, तो वार्षिकोत्सव मंच संचालन संस्कृत अध्यापक करिष्यति। ठीक है, दो क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आ रखा है, देखो भारत से गौरव पुरुष का आसित। तो पूरे ही आप संस्कृत चैप्टर में देखेंगे तो एक ही गौरव पुरुष है, जिसके मतलब एक ही हमारा वो नेता है, या एक ही हमारा वो है जो जिन्होंने हमारे भारत के आजादी के समय पूरा इसमें योगदान दिया था, और पूरे संस्कृत में वो एक ही पार्ट है। और एक छोटा छोटा जो बच्चे नॉर्मली जिसने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, इसका आंसर उसको आराम से लिख करके आएंगे। गोविंद पल्लव पंत, ठीक है, एक यही व्यक्ति है गौरव पुरुष के रूप में जो हमारे पूरे संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर भी आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये तीन प्रश्न हो गए जो आपके हैं। फिर उसके बाद पांचवा आपका नहीं है, पादे कहा पीप्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। चार आपको करने, चार में से तीन आपने देख लिए। फिर है सागरंतः गा के हरिश्चंती, 4 नंबर है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका आंसर भी आपको यही ऊपर के एक दो क्वेश्चन में देखने मिल जाएगा, आपको ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ये आपका है सागरंतः गम के हरिष्यंती, तो इसका उत्तर देख लो आप 4 नंबर का। इसका हो जाएगा सागरंतः गम पांडवा हरिष्यंती। तो ये वाला टॉपिक आपका प्रश्न नंबर 14 ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है आपका वाक्य निर्माण। ठीक है, वाक्य निर्माण वाले में भी जो बच्चों आपको करने थे, इसमें अब इजिली ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्वे होगा। अब इसमें आपको कितने करने हैं, 3 को चुनकर। अब इतने में से आपको 3 वाक्य बनाने हैं, और ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। सर्वे मिल जाएगा, उसके बाद सर्वत्र मिल जाएगा, गगने मिल जाएगा। इसका मैंने आपको नीचे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। जलम हो गया, ठीक है, और ये देखो पादपा आपका यहाँ पे एक पहला ये पादपा हो गया। यहाँ पे आप ये देखेंगे पादपा, यानी ये 3 आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सर्वे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये मैंने आपको कहा था कि इसमें से ज्यादातर आपको तो वही संस्कृत के पेपर में ही देखने को मिल गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हम लोग छोड़ करके आए हैं। ये लोग ये जो प्रश्न है ये भी आप बहुत आराम से करके आए होंगे। ठीक है, तो ये इसी के अंदर है, तो इसको आप अगर आप चाहें तो इसमें भी आराम से आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद ये देखो, ये रहा आपका सर्वे। 3 करने थे, 3 तो मैंने आपको ढूंढ के यहाँ से दिखा दिए हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों में से कितने बच्चे इंटर वाले हैं जो अभी भी कमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया वो आया नहीं। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका समास विग्रह करना। ठीक है, समास विग्रह करना, ये भी मैं आपको देखो ग्रामर, और लास्ट के ये 16 नंबर है, और लास्ट और ये 16 नंबर कितने हैं, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने थे जो कि आधे आधे नंबर के थे। यानी आपको का नंबर कंप्लीट करेंगे आधा नंबर मिलेगा, खा नंबर करेंगे आधा नंबर मिलेगा। तो अब ये इसमें से आपके एक दो पॉइंट है जो नहीं इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका पिता पुत्रो। ठीक है, का नंबर है पिता पुत्रो। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, लेकर के चलता हूं इसके आंसर पर, पिता पुत्रों पर। ठीक है, ये सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे। ठीक है, पिता पुत्रों पर ध्यान से देखना। तो और इसमें देखो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये जो आपने बताया वो नहीं आया। ठीक है, पिता पुत्रों, यहाँ पर इसको आपको देखने को मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखते रहना इसको। इसका मैंने क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पर। चलो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं राजपुत्रों। ठीक है, राजपुत्रों वाला हम देख लेते हैं। राजपुत्रों आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पर। राजपुत्रों ये रहा, देखो राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्रों यहाँ पे आपको क्या बताना था, इसका समास बताना था, तो उसको हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, और जो आपका पिता पुत्रो है इसका आ जाएगा पिताचा पुत्रोचा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा, और ये आ जाएगा द्वंद्व पुरुष समास। ये आपका इसी के अंदर है, अभी इसमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका श्रीमती अथवा राजसु। तो ये आपका आधा नंबर का मैं बता रहा हूँ कि आधा नंबर इसमें नहीं है। ठीक है, ये आधा नंबर अभी आप छोड़ दो, अब तक सिर्फ आधा नंबर आपका कटा है। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो आधा नंबर जो इसमें आपको नहीं आया, क्योंकि अगर आपके बाकी अदर 5-5, 6-6 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन करने थे वो आपके 100% आए। नेक्स्ट आपका ये संधि विच्छेद करनी। तो संधि विच्छेद में आपको दिखाता हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आए और दोनों क्वेश्चन एक ही जगह पर दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला इसमें को प्लस अभी, और फिर है राम शेते। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, को प्लस अभी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अभी भी मैं ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं कि जो बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूं, ये रहा देखो, कहा प्लस अपी। ठीक है, और उसके बाद आया है राम प्लस शेते। ये आपके दोनों के दोनों संधि विच्छेद। देखो ए टू जेड अभी तो मैंने ये बहुत जल्दी में ढूंढा, अगर आप आराम से ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से। तो देखो कहा प्लस अपी हो जाएगा को अपी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, देखो को अपी दे रखा है, कहा प्लस अपी इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, और राम शेते का है राम प्लस शेते।
ठीक है, ये आपको मिल गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला जो दे रखा है, इसके बाद फिर आप ये आधा नंबर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे देखो जो नहीं आया वो नहीं आया, वो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको खाली इधर उधर घुमा रहा हूँ, जो नहीं आया तो नहीं आया, अभी तक आधा नंबर, उसके बाद आधा और आधा नंबर आप यहाँ छोड़ दो, ठीक है, यानी 1.5 नंबर पूरे पेपर में से अभी तक सिर्फ 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं बताया हुआ है मेरा। यानी अगर आप 80 नंबर के पेपर की बात करेंगे, ठीक है, तो 80 में से अभी तक सिर्फ मात्र 1.5 नंबर का है जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, और वो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको जरा आप ध्यान से देख लो, और ये प्रश्न आपका कितने नंबर का है वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रश्न है आपका 4 नंबर का। यहाँ पे आपको बोला है इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़कर कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए और उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। अब ये मैंने आपको यहाँ पे श्लोक दे रखे, देखो आप अनलिमिटेड श्लोक मैंने आपको यहाँ दे रखे थे, और बार बार बोला था कि एक श्लोक अच्छे से तैयार करके जाना। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी श्लोक देखो, टोटल कितने दे रखे मैंने आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वही टॉपिक दे रखा है कि इसमें से आए किसी भी श्लोक को आप, इसका देखो यहाँ पे श्लोक दे रखा है, नीचे अनुवाद दे रखा है, तो ये श्लोक इसको भी अगर आप पहला याद करके गए हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं, दूसरा तीसरा, टोटल 3 दे रखे, 3 में से आप कोई भी याद करके जा सकते थे, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं इंटर वाले, जो बच्चे अभी भी कमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया वो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब आप लोग भी जो क्लास 10 वाले हैं वो भी टेंशन फ्री रहे, और देखो जिन बच्चों ने हमारे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और जो हमारे कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं, गारंटी है उनका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष। रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोग अब कितना टेंशन फ्री हो वो भी जरूर बताना, और जो बच्चे इंटर वाले इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे वो भी आप लोग बताना है कि जो मैंने बताया वो आपके एग्जाम में आया या नहीं आया। बाकी थैंक यू सो मच। कल का पेपर जिन बच्चों का है उनके लिए बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन्होंने हमारे वीडियो से तैयारी की है उनका पेपर आई होप कि पूरा बहुत अच्छा गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ करके नहीं आए होंगे।